वेलकम टू KMPS क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे और इसमें अपनी जो लास्ट प्रॉपर्टी चल रही थी उसमें अपन ने ये देखा था कि यहाँ पर किसी भी कंडक्टर के लिए अगर अपन बात करें, अगर एक होलो कंडक्टर अपने पास में है तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको जो है बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड ही मिलेंगी। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि चार्ज सेंटर पर ही रखा हुआ है। और इस पर बेस एक क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया था लास्ट में। अब यहाँ पर अपन जो बात करना चाहते हैं वो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपको बोल सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आपको इस तरीके से बना के दी हुई हैं और आपको बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे लिखा जा सकता है फाइंड नेचर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस शोन इन फिगर। तो यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट समझिए। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आपने ये पढ़ा हुआ है कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड in a closed path must be ज़ीरो। यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फील्ड में अगर किसी बॉडी को अगर अपन मूव करवाते हैं क्लोज पाथ में तो वो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पर वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये अपने को पता है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो डायग्राम आपको दिया गया है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर इस ऊपर वाले पॉइंट पर गैप दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो मैं अगर किसी क्लोज पाथ को यहाँ पर बना दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में क्लोज पाथ बनाया ABCDA, ये अपने पास में क्लोज पाथ है। अब इस पर्टिकुलर में अगर अपन ध्यान से देखें तो किसी चार्ज प्लस क्यू को अगर मैं मूव करवा दूं, प्लस क्यू को अगर मैं मूव करवा दूं A टू B, तो A टू B अगर मैं प्लस चार्ज को मूव करवाऊंगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो W1 जो है ये आपको मिलेगा पॉजिटिव और कितना मिलेगा प्लस QE1 डॉट DR। थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं इसी चार्ज को B2C लेके जाऊँ तो
तो ऐसी कंडीशन में W2 की मुझे वैल्यू मिलेगी 0। 0 क्यों मिलेगी? तो भाई देखो सीधी सी बात है कि चार्ज मूव कर रहा है तो इधर, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो कुल मिलाकर के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज W इक्वल टू F.dr। फिर उसके बाद में अगर अपन प्लस Q चार्ज को मूव करवाएं फ्रॉम C टू D, अगर अपन यहाँ पर इसको C टू D मूव करवाएं तो ऐसी कंडीशन में W3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? तो देखो अगर मैंने चार्ज को इधर मूव करवाया तो DR भी इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको मैं E2 लिख देता हूँ। तो E और DR के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री का। तो W3 की वैल्यू आपको मिलेगी -QE2 इंटू DR। और लास्ट में अगर अपन बात करें कि अगर मैंने चार्ज को मूव करवाया फ्रॉम D टू A, तो ऐसी कंडीशन में W4 की वैल्यू आपको मिलेगी 0, क्योंकि यहाँ पर भी अगर अपन देखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन तो होगी इधर और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी A टू D डायरेक्शन में। तो कुल मिलाकर के एंगल हो गया 90 डिग्री का, तो वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर किसी चार्ज को मैं A से B तक लेके जाता हूँ, B से C तक लेके जाता हूँ, C से D तक लेके जाता हूँ, D से वापस A पर ले जाता हूँ, तो वर्क डन की वैल्यू मुझे मिलेगी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो W1 की वैल्यू है प्लस QE1DR, W2 की वैल्यू 0, फिर QE2DR और फिर W4 की वैल्यू है 0। तो सॉरी -QE2DR और फिर W4 की वैल्यू है 0। तो कुल मिलाकर के क्या ये टोटल वर्क डन आपको 0 मिला? तो आंसर है नहीं मिला, क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर नहीं है। अब किसी लूप में अगर किसी चार्ज को मूव करवाने पर टोटल वर्क डन 0 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये लूप कंजर्वेटिव नहीं है, या जो फील्ड लाइन्स है वो कंजर्वेटिव नहीं है। फील्ड लाइन्स आर नॉट कंजर्वेटिव, और फील्ड लाइन्स अगर कंजर्वेटिव नहीं है तो इसका मतलब फील्ड भी कंजर्वेटिव नहीं है, और फील्ड अगर कंजर्वेटिव नहीं है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी नहीं है। तो यहाँ पर दिस फिगर डू नॉट शो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये वाली जो फील्ड लाइन्स है, इस तरह की फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव होती है, जबकि यहाँ पर अपन ने जब चार्ज को मूव करवा के देखा तो एक लूप में टोटल वर्क डन 0 नहीं आया, और वर्क डन अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये फील्ड कंजर्वेटिव नहीं थी, और कंजर्वेटिव नहीं है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी नहीं हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक बात थी यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पर फील्ड लाइन की एक और प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस दो सिमिलर चार्जेस के बारे में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू सिमिलर चार्जेस, तो वो अपीयर करती हैं टू रिपेल ईच अदर। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये दोनों अगर एक दूसरे के आमने सामने रखे हुए हैं तो इनकी जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हुई दिखाई देंगी।
यहाँ पर अगर मान लीजिए ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज है, ये अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के सिमिलर अगर हैं, सिमिलर का मतलब मैग्नीट्यूड में अगर बराबर से हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आपको ऐसी दिखेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से अगर बहुत ज़्यादा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आपको कैसे दिखेंगी? ये Q1 और ये Q2, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से अगर बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आपको ऐसी दिख सकती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू सिमिलर चार्जेस अपीयर्स टू रिपेल ईच अदर, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर में अपन बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले मैं एक सिंपल सी बात आपको बता दूं कि किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर, एरिया को अपन वेक्टर अज्यूम कर सकते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस होता है। किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सरफेस होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सरफेस XY प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो k कैप डायरेक्शन में होगा, यानी कि Z की डायरेक्शन में होगा। अगर सरफेस YZ प्लेन में रखी हुई है, तो एरिया वेक्टर जो है वो I कैप डायरेक्शन में होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस का अगर है, तो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये सरफेस है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड अपन ऐसे बना सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस से क्रॉस होके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस अगर है, अब इस सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करके जा रही हैं, इस सरफेस से पेनिट्रेट करके जा रही हैं, तो यहाँ पर इन फील्ड लाइंस के नंबर को, इनकी क्वांटिटी को अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ये अपने पास में सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल चली गई इस तरीके से, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को टच तो कर रही हैं, लेकिन इससे क्रॉस होके नहीं जा रही हैं, टच करके जा रही हैं। यहाँ पर इसकी फ्लक्स को अपन बोलेंगे जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रॉस वाली जो बात है ये इम्पॉर्टेंट है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे करें? तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस रखी हुई है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मान लो एंगल बना रहा है थीटा। यहाँ पर इस एरिया वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट्स देख सकता हूँ। एक कंपोनेंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, इसकी इफेक्टिव सरफेस किधर होगी? तो आपको मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसे ये वाला डायग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर जो है वो किधर है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो कुल मिलाकर के अगर एरिया वेक्टर ये है ए कॉस थीटा, तो इसकी इफेक्टिव सरफेस आपको ऐसे दिखाई देगी। ए कॉस थीटा की सरफेस अगर आपको ऐसी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो यहाँ पर सारी की सारी से पेनिट्रेट करके जा रही हैं। तो ए कॉस थीटा से तो यहाँ पर सारी फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करके जा रही हैं। एक यहाँ पर इस पर्टिकुलर में दूसरा कंपोनेंट हो सकता है ए साइन थीटा। ए साइन थीटा की बात करें तो यहाँ पर ये अगर ए साइन थीटा वेक्टर है, तो इसकी इफेक्टिव सरफेस आपको ऐसी दिखाई देगी। और अगर इफेक्टिव सरफेस ऐसी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस को टच तो कर रही हैं लेकिन क्रॉस करके नहीं जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ए कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है, इससे तो फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाएंगी, लेकिन ए साइन थीटा से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके नहीं जाएंगी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वजह से जो फ्लक्स आपको मिलेगी सरफेस से रिलेटेड, उसकी वैल्यू होगी फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंटू ए कॉस थीटा, क्योंकि इससे फ्लक्स रिलेटेड थी लेकिन इससे कोई फ्लक्स रिलेटेड नहीं है। फाई की यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, एरिया की होती है कितनी? मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एक यूनिट यहाँ पर ये भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ई और ए दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, जबकि फाई जो है एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि नंबर है ना ये तो नंबर हमेशा कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो डेफिनेट सी बात है कि फाई की वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ई डॉट ए, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ये अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। नंबर 2, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जब क्रॉस करके जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तभी इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, अगर टच करके जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर फाई बराबर अपन ई डॉट ए लिख सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं? तो एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे बन सकता है कि ए सरफेस ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर is placed in ZX plane if electric field intensity at this surface is E vector equal to 5i cap plus 2j cap minus 4k cap,
वोल्ट पर मीटर, देन फाइंड फ्लक्स रिलेटेड टू सरफेस। तो ऐसे केस में आपको क्या काम करना है, फाई इक्वल टू आपको लिखना है ई डॉट ए जहाँ पर ई की वैल्यू तो है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और एरिया वेक्टर की वैल्यू है 5j कैप। देखिए एरिया कहाँ रखा हुआ है, जेड एक्स प्लेन में। तो अगर एरिया जेड एक्स प्लेन में है तो एरिया वेक्टर किधर होगा, जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि वाई डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, जे कैप। अब यहाँ पर ई और ए आपको मिल चुके हैं, ई डॉट ए आपको पता लगाना है। तो फाई बराबर आप लिख दोगे कितना, तो आई डॉट जे तो 0 होता है, तो कुल मिलाकर के आपके सामने आ गया 10 वोल्ट इंटू मीटर। ये अपना आंसर हो गया। यहाँ पर इस पर्टिकुलर में क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए ये एक क्यूब है, ये x, ये y और ये z। यहाँ पर एक क्यूब है जो कि x एक्सिस पर रखा हुआ है, और इसके फेसेस जो हैं तीनों एक्सिस के पैरेलल हैं। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है a00, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2a00। इन पॉइंट्स का नेमिंग भी अपन दे देते हैं। तो ये a, ये b, ये c, ये d, e, f, g और h। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम को रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2xi कैप वोल्ट पर मीटर, और जो डिस्टेंसेस दे रखी हैं वो भी मीटर में ही हैं। तो आपसे पूछा गया है कि फ्लक्स रिलेटेड टू क्यूब कितना होगा। फ्लक्स रिलेटेड टू क्यूब आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं EFGH सरफेस को देखूं, EFGH इस सरफेस को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई कैप डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस EFGH सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू आएगी आपको 0। EFGH सरफेस के ठीक नीचे है ABCD। तो ABCD भी अगर ध्यान से देखो तो वही पर्टिकुलर केस आ गया यहाँ पर आपका, ये सरफेस भी इसके पैरेलल ही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, 0 फ्लक्स मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर आप ABEF फेस देखिए, ABEF फेस को अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ABEF फेस जो है इसकी फ्लक्स भी आपको 0 मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपके सामने 4 सरफेस है जिनकी फ्लक्स 0 होगी। नंबर 1 फाई ABCD, फाई EFGH, फाई ABFE और इसके अपोजिट सरफेस फाई DCGH। ये चारों की फ्लक्स आपको मिलेगी 0, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी फील्ड लाइन्स है वो केवल टच करके जा रही हैं, इसको क्रॉस करके नहीं जा रही हैं। क्रॉस करके कहाँ जा रही हैं, तो एक तो इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं और एक यहाँ पर इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं। तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू क्यूब अपन लिखेंगे वो हो जाएगा फाई ADHE प्लस फाई BCGF।
तो यहाँ पर पहले मैं फाई ए डी एच ई को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ए डी एच ई सरफेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए डी एच ई सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है। एरिया होगा कितना, तो एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड लेंथ है वो ए के बराबर होगी क्या, 2a माइनस ए। तो कुल मिलाकर के ए डी एच ई में हमारे पास में फार्मूला है फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर ए डी एच ई सरफेस जो है अपनी है, तो उस ए डी एच ई सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट था अपने पास में 2x आई कैप, और ए डी एच ई के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो वो ए है। ए डी एच ई सरफेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो वो ए है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 2a आई कैप डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर साइड स्क्वायर होगा यानी कि ए स्क्वायर होगा, और इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप में है तो माइनस आई कैप अपन ने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई ए डी एच ई की वैल्यू फाइनली आपको मिलेगी -2a³ वोल्ट मीटर। सिमिलरली फाई बी सी जी एफ की बात करेंगे। सी जी एफ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2a है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मैं लिख दूँगा 2 × 2a आई कैप। एक्स कोऑर्डिनेट की जगह मैंने यहाँ पर 2a लिख दिया है। एरिया वेक्टर कितना है, तो एरिया वेक्टर है ए स्क्वायर, और यह है पॉजिटिव आई कैप में। डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो कुल मिलाकर के फाई बी सी जी एफ की वैल्यू आपको मिलेगी 4a³ वोल्ट मीटर। तो फाइनली यहाँ पर फाई क्यूब इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2a³ + 4a³ दैट इज़ 2a³ वोल्ट इंटू मीटर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस क्यूब से रिलेटेड अगर मुझे कैलकुलेशन करनी थी तो मैंने जितनी भी सरफेसेस थी उनकी अलग अलग कैलकुलेशन की और सब की फ्लक्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और सुनिए, इस पर्टिकुलर में एक अच्छी बात ये भी हुई है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में थी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी। इसका मतलब ए डी एच ई वाला जो सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर कर रही थी, जबकि बी सी जी एफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एग्जिट कर रही हैं। ए डी एच ई में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर कर रही थी, जबकि बी सी जी एफ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिट कर रही थी। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फ्लक्स है फाई ए डी एच ई वो एंटर करने वाली फ्लक्स है, और बी सी जी एफ में अगर मैं बात करूँ तो वो एग्जिट करने वाली फ्लक्स है। अब एंटर करने वाली जो फ्लक्स है वो यहाँ पर माइनस साइन के साथ में आई है, जबकि एग्जिटिंग फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ में आई है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी फ्लक्स एंटर करेगी किसी सरफेस में तो वो हमेशा नेगेटिव होगी, और कोई फ्लक्स अगर एग्जिट कर रही है सरफेस से तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये कन्वेंशन हो गया फ्लक्स के लिए जो आपको ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन। यहाँ पर इस पर्टिकुलर में क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला जाए कि ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सिलेंडर मान लीजिए मैंने रख दिया, और ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस जो है वो r है और इसकी लेंथ l है। क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर E है तो फ्लक्स रिलेटेड टू सिलेंडर कितना होगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि आप देख सकते हैं साफ साफ कि जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस में एंटर कर रही हैं
उतनी ही फील्ड लाइन सरफेस से एग्ज़िट भी कर रही हैं। तो फाई एंटर इक्वल टू फाई एग्ज़िट अगर है तो फाई टोटल की वैल्यू आपको मिलेगी 0। तो अगर मान लीजिए किसी भी क्लोज बॉडी को अगर आपने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ऐसी कंडीशन में इससे टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन आपके सामने ये भी हो सकता है कि बताइए फाई एंटर कितना होगा। तो फाई एंटर कैसे कैलकुलेट करें? तो भाई सीधी सी बात है कि ये जो सरफेस अपनी है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर कर रही हैं, तो इसके एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ में? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई है। और एंटर कर रही है फ्लक्स, तो यहाँ पर माइनस का साइन और लगा दीजिए। एग्जिट करने वाली फ्लक्स, तो एग्जिट करने वाली फ्लक्स इस सरफेस से रिलेटेड होगी। फाई एग्जिट की बात अपन करें तो या प्लस पाई आर स्क्वायर ई लिख सकते हो। यहाँ पर इस पर्टिकुलर में अलग अलग शेप्स हो सकती हैं इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस की। जैसे ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक मान लीजिए स्पेयर रख दिया अपन ने। स्पेयर की रेडियस r है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो आपसे पूछा जा सकता है कि फाई एंटर कितना होगा, फाई एग्जिट कितना होगा, फाई टोटल कितना होगा। फाई एंटर, फाई एग्जिट एंड फाई टोटल, ये आपको पता लगाने। तो इस पर्टिकुलर में क्या किया जाए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर को, तो एंटर करने वाली जो फील्ड लाइन्स है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एंटर करेंगी, और एग्जिट भी इतनी इन्हीं पॉइंट से करेंगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर एक अगर परपेंडिकुलर सरफेस में बना दूँ इस पर्टिकुलर स्पेयर को कट करके, तो उस सरफेस को अपन बोलेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेयर, और ये जो क्रॉस सेक्शन है उसके एरिया को अपन बोल देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो फील्ड लाइंस हैं वो सारी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ही एंटर कर रही हैं, और ये फील्ड लाइन सारी की सारी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ही एग्जिट भी हो रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर फाई एंटर की अगर मैं बात करूँगा तो एक तो माइनस का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर इसकी रेडियस अगर आर है तो एरिया जो क्रॉस सेक्शन होगा उसकी वैल्यू को मैं लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर, और उसको ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा इस पेयर में वो ऐसा दिखेगा ना फाइनली, तो जिसकी रेडियस आर है तो ये आपको डिस्क या फिर रिंग जैसा दिखाई देगा। तो इसलिए रिंग का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फाई एग्जिट कितना होगा? तो फाई एग्जिट होगा प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू ई। टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक कोन रख दिया। इस कोन की जो लेंथ है या हाइट है वो तो है L, और इसकी रेडियस जो है ये है R। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कोन रखा हुआ है इस तरीके से।
यहाँ पर ये डिस्टेंस स्मॉल आर, मतलब कि इसकी रेडियस स्मॉल आर है और इस कॉन की लेंथ है एल। अगर अपन ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एंटर कर रही हैं इस सरफेस से, यहाँ पर ये इसमें एंटर कर रही हैं। तो यहाँ पर एंटर करने वाली फ्लक्स को मैं लिखूँगा फाई एंटर इक्वल टू एरिया। तो बेटा एरिया जो है वो ये इस वाले एरिया से ही तो पास हो रही है ना ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मैं लिख दूँगा पाई आर स्क्वायर इंटू ई। एंटर कर रही है तो माइनस का साइन लगा दूँगा, वोल्ट इंटू मीटर। एग्ज़िट करने वाली फ्लक्स की मैं बात करूँ तो देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर इस सरफेस से ये वाली जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस जो है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से एग्जिट कर रही हैं, कुछ यहाँ से एग्जिट कर रही हैं, कुछ यहाँ से कर रही हैं, कुछ यहाँ से कर रही हैं, ऐसे इधर भी एग्जिट कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर मैं इसका इफ़ेक्टिव एरिया देखूँगा तो इन सब का इफ़ेक्टिव एरिया भी मुझे ये वाला ही दिखाई देगा। ऐसा क्यों? तो ये वेक्टर एडिशन से अपन यहाँ पर देख सकते हैं। देखो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। इसके कंपोनेंट्स में लूँ तो इधर ए कॉस थीटा, इधर ए साइन थीटा जाएगा, इधर भी ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, इधर भी ए साइन थीटा और इधर ए कॉस थीटा। इस तरीके से एरिया वेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि जितने भी साइन वाले कंपोनेंट्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे और कॉस वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो नेट एरिया जो है वो मुझे केवल इस डायरेक्शन में मिलेगा। और इस डायरेक्शन में अगर एरिया मिलेगा तो इसकी सरफेस कुछ ऐसी होगी कि नहीं होगी? तो ये वाली सरफेस जो है यही आपका एग्ज़िट करने के लिए इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। अब इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ये वाला होगा तो यहाँ पर फ्लक्स एग्जिटिंग की वैल्यू मैं लिखूँगा प्लस पाई आर स्क्वायर ई, वोल्ट पर मीटर। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हैं, और कोन जो है अपना वो ऐसे रखा हुआ है, रेडियस r है और हाइट h है। यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इफ़ेक्टिवली एंटर और एग्ज़िट करेंगी वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से करेंगी। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर है, एंटर भी इसी से करेंगी और एग्ज़िट भी इसी से करेंगी। तो फाई एंटर की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूँगा माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल की जो बेस है वो 2r है कि नहीं है? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाई एंटर इक्वल टू आपको मिल गया माइनस RH/E। तो फाई एग्ज़िट कितना होगा? तो यहाँ पर वही एरिया है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो ये हो जाएगा प्लस RH/E। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस तरीके से अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं जो कि E.A पर बेस्ड हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर शॉर्ट बनवाना है, यानी कि एक छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आपके सामने है और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू उसका जवाब दे सकता हूँ। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि कौन से टॉपिक पर आपको शॉर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच।